हेलो एवरीवन, दिस इज रूली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस चैप्टर 13 में हम बीमार क्यों होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। ओके, तो हमारी एक हेल्थ होती है, जो उसकी एक परिभाषा होती है या उसकी एक थ्योरी होती है। जैसे कि हम लोग होते हैं तो आम लोगों के अनुसार शरीर में कोई रोग नहीं होना अच्छा स्वास्थ्य का प्रतीक है। मतलब कि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जैसे कि किसी के शरीर में कोई भी बीमारी ना हो या कोई रोग ना हो तो उसको वो लोग बोलते हैं अच्छा स्वास्थ्य है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो WHO है, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार बताया गया है स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता में किए जाते हैं। मतलब कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना एक स्वास्थ्य की या अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है। जो मतलब कि अच्छी हेल्थ होने के लिए हम लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ओके, जो हमारी हेल्थ होती है तो उसके लिए जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। ओके, अब जो हमारी हेल्थ होती है उसको प्रभावित करने वाली व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं कुछ, और कुछ होती हैं सामुदायिक समस्याएं। व्यक्तिगत का समस्या का मतलब कि किसी एक व्यक्ति को या अलग अलग व्यक्ति को समस्या होना, और जो सामुदायिक समस्या होगी वो होगी सभी में। ओके, तो जो व्यक्तिगत समस्याओं में आएगा वो आएगा जैसे कि कोई हृदय संबंधी रोग, जैसे कि कोई हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत समस्या। और जो वृक्क का ठीक तरह से कार्य ना करना, मतलब कि जो किडनी होती है उसका सही तरह से कार्य न करना, ये भी हो जाएगा एक व्यक्तिगत समस्या। इसके बाद जो रक्त में दूषित पदार्थों की मात्रा का बढ़ जाना, ये भी हो जाएगा एक व्यक्तिगत समस्या। और इसके बाद जो हमारी सामुदायिक समस्या होगी, सामुदायिक समस्या में हमारे आएंगे जैसे कि आसपास कूड़ा करकट का ढेर रहना। मतलब कि जैसे कि हमारे घर के या कहीं आसपास कूड़ा या करकट का ढेर होता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, उससे हम लोगों को एक सामुदायिक समस्या हो सकती है। मतलब कि बहुत सारी बीमारियां आएंगी तो वो सामुदायिक समस्या होगी। इसके बाद जैसे कि नालों की साफ सफाई ना होना, मतलब जो नाले होते हैं हम लोगों के घर के आसपास तो उनकी साफ सफाई ना होना। जब साफ सफाई नहीं होगी तो उससे जो प्रॉब्लम होगी वो भी होगी एक सामुदायिक समस्या। इसके बाद जो असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलना और बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का होना। मतलब कि जैसे कि बाज़ार में हम लोग कुछ सामान लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोई ऑयल लिया, उसमें कुछ मिक्स करके बेचना, या कोई भी खाने की चीज़ हुई जैसे कि खोया होता है खाने का, उसमें मिक्स करके बेचना, तो ये भी एक होगी सामुदायिक समस्या। ओके, अब हमारा दिया है स्वस्थ रहने और रोग मुक्त होने में अंतर। मतलब कि एक हम लोग बोलते हैं कि एक कोई वो स्वस्थ मनुष्य है, और हम लोग एक बोलते हैं कि वो रोग मुक्त मनुष्य है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है? कोई एक व्यक्ति जो होता है वो रोग ना होने का अर्थ मतलब कि ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। ओके, बिना किसी विशेष रोग के आप उसे अस्वस्थ हो सकते हैं। मतलब कि आप जैसे कि एक व्यक्ति हैं तो आपके अंदर कोई रोग नहीं है लेकिन फिर भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। ओके, इसके बाद हम जब हमारे शरीर में कोई असुविधा हो तो हम उसे रोग मुक्त कह सकते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारा शरीर है और उसमें कोई असुविधा नहीं है, मतलब कि हम सारे कार्य अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रोग मुक्त। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति किसको बोलेंगे? स्वस्थ व्यक्ति हमारा वो होगा जो जब हम एक व्यक्ति को स्वस्थ तभी मान सकते हैं जब वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ओके, इसके बाद जो हमारे रोग होते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं? तो हमारे शरीर में अंगों एवं अंग तंत्रों का एक सुव्यवस्थित संगठन होता है। मतलब कि जो हमारा शरीर होता है तो उसमें अंग होते हैं और एक अंग तंत्र होते हैं, तो उनका एक संगठन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शरीर। ओके, तो जो हम हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष कार्य होता है। मतलब कि जितने भी अंग तंत्र हैं हम लोगों के शरीर में, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोशिका का अपना अलग कार्य है, जो ऊतक होते हैं उनका अपना अलग, मतलब कि ऊतक जो होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर ऊतक बनते हैं, जो ऊतक होते हैं उनसे मिलकर हमारी शरीर की हड्डियां बनती हैं, फिर शरीर का एक निर्माण होता है। ओके,
ऊतकों से मिलकर एक अंग बनता है। ओके, तो जो हमारा सबका कार्य अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंग तंत्र। ओके, जैसे कि पाचन तंत्र में हम लोगों को पाचन तंत्र का काम होता है भोजन को पचाना, और जो पेशी कंकाल तंत्र होता है उसका काम होता है हमारे शरीर को संभालना। मतलब कि शरीर में हर एक पार्ट का अलग अलग कार्य होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शरीर का अंग तंत्रों का सुव्यवस्थित संगठन। रोग किसी व्यक्ति में कैसे पता चलेगा? जब कोई व्यक्ति में रोग होता है तो अंगों एवं अंग तंत्रों की क्रिया अथवा संरचना में खराबी आ जाती है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उसके अंग या अंग तंत्रों में की संरचना में कोई खराबी आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोग, और ये बदलाव रोग के लक्षण कहलाते हैं। ओके, और जब डॉक्टर होते हैं जो वो इन्हीं के लक्षणों के आधार पर हम लोगों के रोग का पता लगा लेते हैं और हम लोगों को उसी अनुसार दवा देते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे रोग होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा संक्रामक, सेकंड होता है हमारा असंक्रामक। कुछ होते हैं इन्फेक्शंस वाले और कुछ होते हैं नॉन इन्फेक्शंस डिसीज। ओके, तो वैसे रोग जिसका कारण सूक्ष्म जीव होते हैं और समुदाय में तेजी से फैल सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। मतलब कि जो सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं और समुदाय में काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे कि हम लोगों में अभी कोरोना चल रहा है, तो उसके भी हम लोग बोलेंगे एक संक्रामक रोग। ओके, इसके बाद वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव नहीं होते, मतलब कि जिसका कारक सूक्ष्म जीव नहीं होते, कोई मतलब कि ऐसे भी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक। वो किसी मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी, जिस व्यक्ति में है उसी में रहेगी और उसका सही इलाज करने पर वो खत्म हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे असंक्रामक रोग। इसके बाद जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं वो होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और एक कोशिकीय जीव, कुछ कृमि। मतलब कि जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं वो होते हैं विषाणु, जीवाणु और कवक, और कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ कृमि भी होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे हमारे वायरस या विषाणु से होने वाले रोग। जो हम लोगों में खांसी या जुकाम होता है, इसको हम लोग बोलेंगे वायरस से होता है। ओके, इन्फ्लुएंजा जो होता है इसको भी जुकाम ही होता है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। ये भी होता है हमारा वायरस से। जो डेंगू होता है ये भी हमारा वायरस से होता है, और जो एड्स होता है वो भी हमारा किससे होता है? वायरस से। ओके, और जो एड्स का वायरस होता है वो होता है रेट्रो वायरस होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, इसके बाद जो हमारे बैक्टीरिया से रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग मतलब कि टीबी। ओके, और जो हमारे एंथ्रेक्स, ये रोग होते हैं हमारे बैक्टीरिया से। जो हमारे कवक से रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कवक से होने वाले ज़्यादातर रोग होते हैं जो हमारे वो होते हैं त्वचा से संबंधी। ओके, जो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है और कालाजार भी होता है। जो प्रोटोजोआ होता है मतलब कि ये एक कवक होता है, इससे हमारा होता है मलेरिया और कालाजार। और पील पाँव नामक रोग कृमि द्वारा होता है। मतलब कि जो पील पाँव नामक एक रोग होता है जिससे पैर बहुत मोटा हो जाता है, वो होता है हमारा कृमि। अब हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होता है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने पर हम अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं को लेते हैं, मतलब कि यूज करते हैं। ओके, तो जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। मतलब कि जो हमारी एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं तो अंदर जो हम लोगों के जीवाणु होता है, तो जो जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति होती है उनको बनाने में बाधित करती हैं। तो जब जीवाणु जो अंदर होगा जो हम लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, जब उसमें कोशिका भित्ति नहीं बनेगी तो हम लोगों को जो वो होगा, जीवाणु होगा, वो मर जाएगा। ओके, तो इससे हम लोगों को क्या होगा? जो हम लोगों की बीमारी है वो सही हो जाएगी। और जो हमारी एंटीबायोटिक होती हैं उनका प्रभाव मानव के कोशिका में डायरेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मतलब कि हम लोगों में या इंसानों में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, और जो जीवाणु होते हैं उनमें पाई जाती है सेल वॉल भी पाई जाती है, मतलब कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जब हम लोगों में कोशिका भित्ति होती नहीं है तो इसलिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो हम लोगों के अंदर जीवाणु होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो धीरे धीरे करके उसके कार्य नहीं करने लगती है, और जो जीवाणु होता है वो मर जाता है। तो इससे हम लोगों को क्या होता है? आराम मिलता है। तो जो जीवाणु से होने वाली
भी वो उनके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक। ओके, जो एंटीबायोटिक होती है वो वायरस के संक्रमण में प्रभावकारी नहीं होती है। मतलब कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया के लिए होती हैं, ना कि वायरस के लिए। जो वायरस होता है उसके वो हमारी एक संक्रामक बीमारी है और उसके लिए हम लोगों के लिए एंटीबायोटिक दवा फ़ायदा नहीं करेगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसी में कुछ क्वेश्चंस। जो हमारा एड्स होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के, जीवाणु के, या प्रोटोजोआ के, या कवक के। तो जो हमारा एड्स होता है वो होता है हमारा विषाणु के कारण। ओके, जो किसके कारण होता है, HIV के कारण। और जो इसका हम लोगों का वायरस होता है वो होता है रेट्रो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सा रोग कवक से होता है, कालाजार, हैजा, टाइफाइड, या त्वचा संबंधी रोग। तो जो हमारे कवक से होते हैं वो होते हैं त्वचा संबंधी रोग। ओके, इसके बाद हमारा दिया कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, डेंगू, क्षय रोग, या मधुमेह, या इन्फ्लुएंजा। मतलब कि कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो जो हमारा संक्रामक रोग नहीं होगा वो होगा मधुमेह। मधुमेह मतलब कि होगा हमारा जो डायबिटीज होता है वो होगा हमारा मधुमेह। तो हमारा मधुमेह संक्रामक रोग नहीं होगा। और डेंगू, इन्फ्लुएंजा और क्षय रोग या TB ये सभी होते हैं संक्रामक रोग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है, खांसी, जुकाम, या कैंसर, या हैजा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जीवाणु द्वारा होता है वो होता है हमारा हैजा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक बीमारी कुत्तों द्वारा फैलती है। मतलब कि कौन सी ऐसी एक संक्रामक बीमारी है जो कुत्तों से फैलती है। फर्स्ट है हमारा टाइफाइड, सेकंड है हमारा डेंगू, थर्ड है हमारा रेबीज, फोर्थ हमारा कैंसर। तो जो हमारी बीमारी कुत्तों से फैलती है वो होगी हमारी रेबीज, और ये भी होती है हमारी किससे, वायरस से। ओके, पेनिसिलिन उपयोगी होता है। पेनिसिलिन जो होता है हमारा वो किस में उपयोगी होता है, जीवाणु जनित रोगों में, विषाणु जनित रोगों में, या प्रोटोजोआ जनित रोगों में, या कवक जनित रोगों में। तो जो हमारी पेनिसिलिन होती है वो हमारी होती है जीवाणु जनित रोगों में फ़ायदा करती है। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।